हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी एमटीएस 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 7/8/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतनी शिफ्टों में एसएससी एमटीएस 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक के सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 7/8/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है कि 5 और 13 के बीच सभी सम संख्याओं का क्या निकालना है, आपका लघुत्तम समावर्तक, यानी कि एलसीएम कितना होगा 5 और 13 के बीच, जो कि सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 5 और 13 के बीच कौन कौन सी ऐसी संख्याएं जो सम यानी कि ऑड नंबर है। कौन सी नंबर, सॉरी ऑड नंबर नहीं, इवेन नंबर। कौन सा नंबर, सम संख्या यानी कि इवेन नंबर कौन कौन सा है। तो 5 और 13 के बीच कौन कौन सी संख्या जो है सम संख्याएं आती है, 6 आती है, फिर आपकी 8 आती है, फिर आपकी एक 10 आती है, इसके बाद आपकी 12 आती है। यानी कि ये 4 संख्या जो कि 5 और 13 के बीच में आती है, कैसी संख्या है, सम संख्या यानी कि इवेन नंबर है। तो इसका चारों संख्याओं का क्या निकालना है, हमें एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी संख्याओं का फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 6 को फैक्टर में चेंज करेंगे तो इसका क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं। आप अगर इसे डायरेक्ट तोड़ना नहीं जानते तो आप इस तरीके से फैक्टर करके तोड़ सकते हैं कि सबसे पहले किससे इसे डिवाइड करेंगे तो 2 से। यहाँ पर नीचे में कितना बचेगा, आपका 3 बचेगा। तो आप कोई भी संख्या जो है इससे विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर 2 और 3 आपका क्या आ गया, दोनों 6 का फैक्टर आ गया। उसी तरीके से 8 को तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 पे पावर क्यू हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 यानी कि 2 3 बार आता है तो क्या बनता है, 8 बनता है। यानी कि 2 पे पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 8 यहाँ पर होता है। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 लिखेंगे। और 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 × 2 पे पावर 2। तो यहाँ पर सभी संख्याओं को हम लोग ने क्या किया, फैक्टराइजेशन, इसे तोड़ लिया। और एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम निकालने के लिए लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जिस भी संख्या पर सबसे अधिक पावर दी गई है सारी संख्याओं में से, वो नंबर को क्या करेंगे, अलग कर कर लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 2 पे पावर जो है कौन सी संख्या में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 दिख रहा है, उससे ज्यादा कहीं पर भी 2 पे पावर नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 पे पावर 3 ले लेंगे, आई इंटू का साइन दे देंगे। फिर उसके बाद कौन सी संख्या लेंगे, 3 लेंगे। 3 पे पावर 1 के अलावा कहीं पर भी उससे अधिक पावर नहीं है, तो क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, आपका 5 आता है। तो 5 कितने बार है, एक बार ही पावर है एक बार में, यहाँ पर तो क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। सभी को क्या करेंगे, तोड़ कर आपस में गुना कर देंगे। तो 2 पे पावर क्यू को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर क्यू का मतलब क्या होता है, 8। 8 या 24, 24 बचे कितना हो गया आपका, 120 हो गया। तो आपका यहाँ पर 5 से 13 के बीच के सम संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एलसीएम आपका कितना आ गया, 120 आ गया। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा कितना, 120 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर दिया गया है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर बोला गया कि इसके आधार की त्रिज्या यानी कि बेस का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया कि यदि 6 प्रति सेंटी रुपया यानी कि 6 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को रंगने की लागत कितनी होगी। यदि बोला जा रहा है कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या किया जाए, रंगा जाए, तब उसका लागत कितना होगा। यदि उसका लागत 6 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका पूरा लागत जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को रंगने में कितना पैसा लगेगा। तो सबसे पहले हमें शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
तो शंकु के यानी कि कोण का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर यल होता है। क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर यल होता है। यल जो है किसे कहा जाता है, इस शंकु के जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे जो है यल यानी कि, और इसे जो है हिंदी में तिर्यक ऊंचाई और इंग्लिश में स्लांट हाइट कहा जाता है और इसे यल से डिनोट किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या बनता है आपका, ये आपका इसे यल कहा जाता है और इसमें जो आपका ये हाइट हो जाता है और इधर आपका क्या हो जाता है रेडियस यानी कि त्रिज्या हो गया। ये आपका हाइट यानी कि ऊंचाई और इधर आपका क्या हो गया रेडियस। रेडियस यानी कि त्रिज्या कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया गया आपका शंकु के 24 सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यल का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यल यानी कि स्लांट हाइट का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये आपका हाइट है, इधर रेडियस है, तो यल का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे 24 का स्क्वायर करते हैं, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो 576 प्लस 49 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है, यानी कि आपका यल कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। आपको हमेशा 1 से 30 तक स्क्वायर याद रखना है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न में जो आपको बनाने में आसानी होगी, तो आप हमेशा 1 से 30 तक का स्क्वायर जरूर याद रखें। तो यहाँ पर हमें जो है क्या है रेडियस यानी कि त्रिज्या भी प्राप्त है, यल भी हम लोगों ने निकाल लिया है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे फॉर्मूला भी बैठाएंगे, पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं। आर यानी कि त्रिज्या आपका कितना आया 7 सेंटीमीटर आया, यल आपका कितना आया 25 सेंटीमीटर आया। तो यहां से टोटल हल करने पर आपका क्या निकल जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का निकल जाएगा, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का कितना रुपया है 6 रुपया है। तो इसमें अगर हम 6 रुपया गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, उसके कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को रंगने में कितने पैसे लगेंगे वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इंटू 6 करेंगे तो क्या करेंगे, आप सारा हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा कुल रुपये निकल जाएगा। तो 7 से 7 आपका चला गया, 22 इंटू 25 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 यानी कि 550। 550 इंटू क्या करेंगे 6 को गुना करेंगे, 550 इंटू क्या करेंगे 6 को गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6 पचे 30, 3 6 पचे 30 और 3 33 हो जाता है। यानी कि शंकु के पूरे जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को रंगने में कितना पैसा लगेगा 3300 रुपया लगेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर दिया गया है कि सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंकित किया गया है। जैसे कि मानिए एक क्या है आपका वृत्त यानी कि सर्किल है, उसके अंदर आपका क्या बना दिया गया है एक स्क्वायर यानी कि वर्ग बना दिया गया है। क्या है एक वृत्त के अंदर एक क्या है वर्ग यानी कि स्क्वायर है, और बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर क्या है इस सर्किल की त्रिज्या। तो यहां पर मान लेते हैं ये आपका क्या है इस सर्किल का सेंटर है और इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर दिया गया। तो अगर ये सेंटर से हम लोग यहाँ पर भी मिला देंगे तो ये आपका टोटल क्या बन गया डायमीटर बन गया। डायमीटर यानी कि व्यास बन गया किसका सर्किल का। तो इसका रेडियस कितना था 14 सेंटीमीटर था, ये भी आपका यहाँ पर सटा हुआ है। तो रेडियस यानी कि त्रिज्या कितना था 14 सेंटीमीटर, तो इधर भी आपका रेडियस यानी कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो क्या बन गया इस वर्ग का विकर्ण बन गया। वर्ग का विकर्ण कुल कितना हो गया 28 सेंटीमीटर अब हो गया। सर्किल के अंदर जो वर्ग था यहाँ पर ज्ञात करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, ज्ञात करने पर हमें प्राप्त हुआ कि उसके वर्ग का यहाँ पर आपका हाइपोटेनस यहाँ पर आपका जो है विकर्ण जो है आपका कितना बन गया 14, इधर 14 कितना हो गया 28 सेंटीमीटर हो गया। तो आपका यहाँ पर 28 सेंटीमीटर क्या हो गया इस वर्ग का विकर्ण हो गया। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2 इंटू साइड होता है। क्या होता है आपका √2 इंटू साइड।
अब बराबर कितना है विकर्ण की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, साइड का वैल्यू निकल जाएगा। तो √2 से 28 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 14√2 बचेगा। यानी कि इस स्क्वायर का और इस वर्ग का साइड यानी कि भुजा का माप कितना आ गया, 14√2 सेंटीमीटर आ गया। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा आपसे जा रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें साइड प्राप्त है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी वर्ग का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो साइड आपका कितना निकला, 14√2 निकला। कितना निकला आपका, 14√2। तो क्या करेंगे, 14√2 का स्क्वायर करेंगे। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। इंटू √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 196 इंटू क्या करेंगे, 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 19 दूनी 38, 39 होगा। यानी कि अंदर के वर्ग का, उस वृत्त के अंदर के वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका सही आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया है कि मोहित तथा प्रकाश की आय, मासिक आय जो है मोहित और प्रकाश का मासिक आय कितना है, 2:3 के अनुपात में है। फिर बोला गया कि उनकी मासिक खर्चे जो है 3:5 के अनुपात में है। तो आपसे बोला गया कि यदि प्रत्येक माह 5,000 रुपया क्या करता है, बचाता है, तो मोहित तथा प्रकाश का मासिक आय का योग कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मोहित और आपका क्या है, एक प्रकाश है, उनका जो है मासिक आय यानी कि उनके इनकम का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। कितना दिया गया है, 2:3, यानी कि उनके मासिक आय का अनुपात 2:3 दिया गया। और उनके मासिक खर्च यानी कि उनके एक्सपेंडिचर का कितना अनुपात दिया गया है, 3:5 दिया गया है। कितना अनुपात दिया गया है, 3:5 दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो अंतर यहाँ पर बन रहा है रेशियो का, जैसे कि यहाँ पर 3 में से 5 गया, यानी कि दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। दोनों का डिफरेंस निकालना है, जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या से माइनस कर देंगे। दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 क्या करेंगे, इनकम यानी कि आय से गुना कर देंगे। और इनकम वाले जो पहले रेशियो था उनका अंतर कितना था, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 से क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, गुना करके नीचे उनका अनुपात लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और फिर कितना अनुपात हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। यानी कि इनकम का नया अनुपात यानी कि उनके आय का नया अनुपात कितना आ गया, 4:6। और यहाँ पर गुना करेंगे तो इसका अनुपात 3:5 ही रहेगा। यानी कि उनके एक्सपेंडिचर यानी कि उनके खर्च का अनुपात कितना है, 3:5 ही है। तो अब हमें देखने को क्या मिल रहा है, ये जो आपका नया रेशियो बना, ये जो आपका नया अनुपात बना, उनके जो है यूनिट में अंतर कितना होता है, आपके मोहित के यूनिट में अंतर यहाँ पर भी 1 है, और आपके प्रकाश के में भी जो है नए अनुपात में अंतर जो है कितना होता है, दोनों की इनकम यानी कि आय और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च के रेशियो में उनका अंतर कितना होता है, यूनिट में 1 यूनिट का दोनों स्थितियों में अंतर होता है। जो कि यहाँ पर बोला क्या गया कि प्रत्येक माह जो है 5,000 रुपये बचाता है। तो अंतर आपका है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि आय माइनस खर्च करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सेविंग यानी कि बचत प्राप्त हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने तो यहाँ पर किया है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि आय माइनस खर्च किया। तो 4 में से 1 गया तो 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू यानी कि बचत का वैल्यू कितना दिया गया, प्रत्येक का 5,000 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर से हमें क्या प्राप्त हो गया कि 1 यूनिट का वैल्यू, इस रेशियो में 1 यूनिट का वैल्यू 5,000 रुपये है। तो हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि मोहित तथा प्रकाश की मासिक आय का योग कितना है। तो उनका जो है नया अनुपात बना था, उनका अनुपात कितना था, 4:6 था। तो कुल मिलाकर उनका जो है अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा नया उनका अनुपात का योग,
10 यूनिट हो जाएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू 5,000 रुपये, तो 10 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, उनके आय का यानी कि इनकम का कुल रुपये यानी कि उनका योग निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 5,000 इंटू 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50,000 हो जाएगा। यानी कि मोहित और प्रकाश का मिलाकर उनकी आय कितनी है, 50,000 रुपये है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर दिया गया है कि कोई नाव जो है उधर प्रवाह यानी कि अपस्ट्रीम मतलब कि धारा के विरुद्ध जा रही है। क्या चल रही है, 8 घंटे में 64 किलोमीटर जाती है। यानी कि कोई नाव है जो कि धारा के विरुद्ध 8 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर बोला गया कि अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में चलने पर नाव जो है 12 घंटे में 120 किलोमीटर जो है तय करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शांत जल में नाव की गति मीटर पर सेकेंड में कितनी है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, नाव की चाल निकालनी होगी, तभी हम उसकी गति मीटर पर सेकेंड में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाव की गति यानी कि नाव का चाल निकालेंगे। तो यहाँ पर नाव की गति निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा कि ये जो नाव चल रही थी उनकी चाल जो है धारा के विरुद्ध और धारा के साथ चलने में उनकी अलग अलग क्या क्या चाल थी। तो चाल निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला की क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध जाने में उसकी चाल कितनी है, यानी कि धारा के विरुद्ध जा रहा है जब उसकी चाल कितनी है। तो यहाँ पर विरुद्ध चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना जाता है, 64 किलोमीटर जाता है और समय कितना लेता है 64 किलोमीटर जाने में, 8 घंटे का समय लेता है। तो नीचे आपका क्या आ गया, समय, ऊपर आपकी दूरी आ गया और 64 को 8 से विभाजित करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध की चाल निकल जाएगी। यहाँ क्या निकल गया, नाव जो है धारा के विरुद्ध जब चल रही थी उनकी चाल कितनी निकल गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या निकालेंगे, धारा के साथ जब चल रही थी यानी कि अनुप्रवाह जब चल रही थी तब उनकी नाव की गति क्या थी। तो चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर दूरी लिखते हैं। तो दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर है और समय कितना लेता है, 12 घंटा लेता है। तो नीचे टाइम लिख देंगे, 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि धारा के साथ चलने में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें चाहिए क्या, शांत जल में नाव की गति चाहिए। तो नाव की गति यानी कि आपकी बोट की जो है स्पीड निकालने का तरीका होता है कि जब नाव की गति पूछे तो जो आपका विरुद्ध का चाल है और जो धारा के साथ उसकी चाल है दोनों का क्या करेंगे, योग करेंगे और बटा 2 से विभाजित कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा, आपका नाव की चाल निकल जाएगी। अगर आपसे धारा की चाल पूछी जाती तो यहाँ पर क्या करते, प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नाव की चाल पूछी जा रही है तो क्या करेंगे, दोनों का योग करेंगे, बटा 2 करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 और 18, 18 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर चाल जो पूछा जा रहा है मीटर पर सेकेंड में पूछा जा रहा है। तो करेंगे हम लोग क्या, ये जो आपका चाल आया है किलोमीटर प्रति घंटा में आया, क्योंकि ये जो ऊपर आपका चाल था वो भी क्या था, किलोमीटर में था। तो आपका जो नीचे भी चाल आया 9 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किसी भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो आपका कितना बचा, 5/2 बचा। तो इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, आपकी शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर भुजाओं वाले
त्रिभुज का यानी कि किसी ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना होगा। तो अगर आप स्क्वायर ध्यान में रखते हैं और उसके ट्रिपलेट ध्यान में रखते हैं, जैसे कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ट्रिपलेट आपका कौन कौन सा बनता है, जैसे कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। उसी तरीके से अगर आप स्क्वायर याद रखते हैं 1 से 30 तक, तो आपको ये आसानी से याद होगा कि 7 24 और 25 का भी एक ट्रिपलेट बनता है, जो कि एक क्या बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। जैसे कि ये आपका क्या है 24 है, ये आपका 7 है, ये आपका क्या है 25 है, तो ये क्या बनाता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। क्या बनाता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। क्योंकि अगर यहाँ पर स्क्वायर करके आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। क्या होता है 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 होता है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 625 होता है। 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है ये जो सारे भुजा मिलकर क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया यानी कि उसके क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस यानी कि आधार, हाइट यानी कि ऊंचाई होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे फॉर्मूला पे इसे बैठा देंगे सारा मान। तो कितना हो जाएगा, हाफ बेस कितना है 7 है, और हाइट यानी कि ऊंचाई कितना है तो 24 है। तो क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 24 को कितना बार में चला जाएगा, 12 बार में चला जाएगा। 12 सतह कितना होता है आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा। इस लंब वृत्तीय यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का, सॉरी लंब वृत्तीय नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। कितना आता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया है कि कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर किसी दर से 3 वर्षों में 5000 क्या हो जाती है, 5040 रुपया हो जाती है। तो बोला गया कि यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% है, दूसरे वर्ष 40% है, तीसरे वर्ष 50% है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह मूलधन कितनी है। ये जो 5040 रुपये दिया गया ये आपका क्या है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। और आपसे मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पूछा जा रहा है कि वह राशि का यानी कि कितना वो धन पर 20%, 40%, 50%, 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज लगाया, जो क्या बन गया 5040 रुपया बन गया। तो हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपका परसेंटेज दिया गया उसे क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। मैं आपको पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूं कि 20% को यानी कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे कि परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 20 से काटेंगे 100 को तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। तो 20% को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 40% को क्या लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं। और उसी तरीके से 50% को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या मूलधन। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है जब हम लोगों ने इसे फ्रैक्शन में चेंज किया तो पता चला कि 5 यूनिट की कोई राशि पर क्या लगता है 1 यूनिट का ब्याज लगता है। यानी कि मान लीजिए ये आपका प्रिंसिपल है, इधर आपका क्या हो रहा है सारा अमाउंट लिखा रहा है। तो 5 यूनिट प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, अमाउंट यानी कि इधर मिश्र धन है। तो ये आपका 5 यूनिट की कोई राशि 1 यूनिट का उस पर ब्याज लगता है। तो कितना अमाउंट यानी कि मिश्र धन हो जाएगी, एक साल में 6 यूनिट हो जाएगी। फिर उसी तरीके से अगले साल में भी 5 यूनिट कोई धन राशि है, उस पर क्या लगता है 2 यूनिट का ब्याज लगता है। यानी कि अगले साल में भी धनराशि 5 यूनिट है और कितने का ब्याज यानी कि इंटरेस्ट लगता है 2 यूनिट का। तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से अगले तीसरे वर्ष में भी उसका धनराशि यानी कि प्रिंसिपल कितना है 2 यूनिट है, उस पर क्या लगता है 1 यूनिट का ब्याज यानी कि इंटरेस्ट लगता है। तो कितने यूनिट हो जाएगी अमाउंट यानी कि मिश्र धन 3 यूनिट हो जाएगी। तो इधर क्या करेंगे सारा इधर गुना करेंगे तो आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकलेगा, और इधर सारा गुना करेंगे तो आपका क्या निकलेगा मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकलेगा। ऐसे
जो है सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 से 6 को काट देंगे, कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, क्योंकि ये जो रहता है आपस में क्या रहता है, रेशियो में रहता है। किस में है, ये रेशियो में सारा आपस में, तो दोनों में कॉमन 2 दिख रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसे सिंप्लीफाई कर दिया ताकि गुना में आगे आसानी हो। तो क्या किया, यहाँ पर 3 से कट रहा था तो काट दिए, 2 से कट रहा था तो काट दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा गुना करने पर, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 5 × 5 = 25 हो जाएगा। और आपका इधर कितना आ जाएगा, तो 7 × 21, 21 दिया कितना हो गया आपका 63 आ गया। यानी कि 25 यूनिट आपका क्या है, मूलधन है, और 63 यूनिट आपका क्या बन गया, मिश्र धन बन गया। यानी कि मिश्र धन आपका कितना दिया गया, 63 यूनिट बराबर 5040 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया, 5040 रुपये। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर काटेंगे तो 9 × 7 = 63, यहाँ पर 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 7 से कट है तो फिर काट देंगे हम लोग, 7 × 8 = 56। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने आ गया, 80 रुपया आ गया। तो हमें निकालना क्या है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। तो मूलधन यहाँ पर कितने दिया गया है, 25 यूनिट दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने रुपये है, 80 रुपये है। तो 25 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 में 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25 × 8 = 200, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 2000 प्रिंसिपल यानी कि 2000 रुपये मूलधन होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है, उसका क्या पूछा जा रहा है, माध्यिका यानी कि मीडियन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है, माध्यिका निकालने का तरीका होता है कि जो भी आपका नंबर दिया गया हो, जो भी नंबर आपका दिया गया हो उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, उसे व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि उसे व्यवस्थित क्रम में उसे एक जगह सरियाकर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से हमें शुरू करना है क्योंकि सभी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 4 है। उसके बाद आपका क्या है, 6 है। 6 के बाद आपका क्या बनता है, 7 बनता है। 7 के बाद आपकी कौन सी संख्या है, यहाँ पर 9 है। 9 के बाद आपकी कौन सी संख्या है, 9 के बाद यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। फिर उसके बाद कौन सी संख्या है, तो 15 है, तो 15 को हम लोग लिख लेंगे। 15 के बाद आपकी कौन सी संख्या आती है, तो 18 आती है, तो 18 हम लोग लिख लेंगे। 18 के बाद 21 आता है, और 21 के बाद एक संख्या कौन सी दिख रही है, 26 दिख रही है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, सारी संख्या को क्या किया, बढ़ते क्रम में यानी कि उसे असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर दिया। फिर माध्यिका निकालने का क्या होता है, माध्यिका निकालने का तरीका होता है, जब असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसे व्यवस्थित कर देते हैं तो उसमें से क्या देखना होता है कि बीच की संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितना है, 4 4 8 1 9 संख्या है। तो बीच की संख्या निकलेगा तो 9 संख्या में से बीच की संख्या कैमी संख्या होगी, 5वीं संख्या बीच की संख्या होगी, क्योंकि 4 संख्या इधर भी है, 4 संख्या इधर भी है, और बीच की संख्या कैमी है, 5वीं संख्या। जैसे कि इधर भी आपका 4 संख्या हो गया, इधर भी आपका 4 संख्या हो गया, तो बीच का संख्या बचा कौन सा, 14 बचा। कितना बचा, 14 बचा। तो यहाँ पर आपकी पूरी संख्या का माध्यिका यानी कि मीडियन कितना होगा, तो 14 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया गया है कि यदि मेज के मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाए तो कोई व्यक्ति 2800 रुपया में 20 मेज जो है क्या होता है, कम खरीद पाता है। फिर बोला गया कि प्रत्येक मेज का आरंभिक मूल्य कितना है, यानी कि अगर उसमें 40% की वृद्धि होने से पहले उन मेजों का क्या पूछा जा रहा है, उस मेज का मूल्य यानी कि उसका आपका कीमत पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न में जब आपके आरंभिक यानी कि पहले वाले मेज का जो है मूल्य पूछा जाए तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले कितना वृद्धि किया गया, तो 40% वृद्धि किया गया। ये जो है आपको ट्रिक वाइज आपको जो है एक लाइन में ये मात्र बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि कितने का वृद्धि किया गया, 40% का वृद्धि किया गया, और कितने कोई भी किसी भी चीज की कीमत, जैसे कि यहाँ पर मेज दिया गया है, तो किसी भी वस्तु की कीमत खुद में हमेशा कितने होते हैं,
100% होता है। खुद में किसी वस्तु की कीमत कितना होता है? 100% होती है। उसमें क्या किया गया? 40% की वृद्धि की गई। तो 40% की जो वृद्धि की गई उसे हम लोगों ने ऊपर लिख लिया, और टोटल जो है उस मेज का मूल्य कितना हो गया होगा 40% वृद्धि के बाद? 100% पहले से थी, 40% में वृद्धि हो गई, यानी कि टोटल 140% हो गई होगी। अब जो है उसको क्या करेंगे? इनटू का यहाँ पर साइन दे देंगे, और जो आपका रुपये, जितने रुपये जो है लगा रहा था उस मेज को टोटल खरीदने में, वो जो है टोटल रुपये को क्या लिख देंगे? यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे कितना? 2800 रुपया लिख देंगे। और जितना जो मेज कम खरीदा जा रहा है उसे क्या लिख देंगे? नीचे लिख देंगे। और हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? आरंभिक, यानी कि उस मेज का आरंभिक मूल्य निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर एक शून्य चला गया, 140 को 280 में कितना बार में चला जाएगा? 2 बार में। 2 से 2 चला गया तो आपका कितना आ गया? यहाँ पर 40 आ गया। तो 40 रुपये क्या है? उस मेज का आरंभिक मूल्य है। क्या है उस मेज का आरंभिक मूल्य? 40 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, आपको ये क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, जो जितना आपका प्रतिशत वृद्धि बोला गया था उसको ये ऊपर लिख देंगे, और कोई भी वस्तु खुद में कीमत 100% होती है, उसमें 40% बढ़ाया गया, यानी कि कुल उस मेज का कीमत कितना हो गया? 140% हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे परसेंट को दोनों जगह नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ भी परसेंट लिखेंगे, यहाँ भी परसेंट लिखेंगे तो दोनों आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पर 40/140 हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा था, और यहाँ पर क्या था? 2800 रुपया को ऊपर लिख दिया, और 20 मेज को, जो मेज थी जितनी कम खरीदा जाएगा उसे हम लोगों ने नीचे लिख दिया। बाकी सारा हल किया तो क्या निकला? मेज की कीमत निकल गई। तो इस तरीके से आपको इस मैथ को एक लाइन में आप बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया है कि 20 से 80 तक 6 के सभी गुणजों का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फार्मूला पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म, जितने भी नंबर है उनका सम जो है, सम का फॉर्मूला कितना होता है? जितने भी आपका नंबर है उनका सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। जब भी इस तरीके के प्रश्न में जब अंतर बराबर हो, जब अंतर सभी में बराबर हो, क्योंकि 6 का गुणज बोला जा रहा है तो सभी संख्याओं में अंतर कितने का होगा? 6 का होगा। यानी कि जब भी कोई संख्या दी गई हो, बोला जाए कि इतने संख्या के बीच से इतना संख्या तक, और उनका डिफरेंस सेम हो, तो हम लोग क्या करेंगे? उनका योग निकालने के लिए ये फॉर्मूला बैठाते। तो n से आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म, यानी कि टोटल जो है कितने बार संख्या आएगी। ए से आपका क्या होता है? फर्स्ट नंबर होता है। क्या होता है आपका? ए से फर्स्ट नंबर हो जाता है। और डी से आपका क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है। डी से आपका क्या हो जाता है? सभी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, ये आपका हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सभी यहाँ पर जो है जब डिफरेंस सेम रहे तब उन सभी संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 20 से 80 तक के सभी जो है, जो 6 का गुणज है उनका क्या निकाल लेंगे हम लोग? यहाँ पर निकाल लेंगे, उनका योग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना होगा कि नंबर ऑफ टर्म, यानी कि 80, 20 से लेकर 80 तक ऐसे कितने नंबर है जो 6 के गुणज बनते हैं। तो क्या करेंगे? 6 से 80 को विभाज करेंगे तो यहाँ पर कितने बार में चला जाएगा? यहाँ पर 13×5 = 65, 13×6 = 78 तक यहाँ पर आएगा। यानी कि 80 तक जो है ऐसे कितने संख्या है? 13 ऐसी संख्या है जो कि 6 से विभाजित हो रहे हैं। और 20 से पहले वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित हो रही है? तो 6 या 18 तक, यानी कि 3 ऐसी संख्या है 20 से पहले जो कि 6 से विभाजित हो रही है। तो क्या करेंगे? 13 - 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 ऐसी संख्या है जो 20 से 80 के बीच तक के सारी संख्या, 20 से 80 तक 10 ऐसी संख्या है जो 6 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म आपका कितना आ गया? 10 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म आपका कितना आ गया? 10 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 10/2 लिख देंगे। इनटू में क्या हो जाएगा? 2a। तो यहाँ पर आपका a क्या होगा? ए वो संख्या होगी जो 6 से 20 से जो
बड़ी संख्या है 20 से जो तुरंत जो बड़ी संख्या वो जो आपका क्या बनेगा ए यानी कि फर्स्ट नंबर बनेगा। तो 20 के तुरंत बाद क्या आता है 24 आता है जो कि 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित होने वाले 20 के तुरंत बाद कौन सी संख्या है 24 है। तो आपका फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। यन यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना आया था 10 आया था, -1 कर देंगे। डिफरेंस यानी कि सभी संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि 6 का गुणज है तो सभी संख्याओं का अंतर ऑब्वियस होगा कि आपका सभी संख्याओं का अंतर कितना होगा 6 ही होगा। तो डिफरेंस यानी कि अंतर कितना हो गया 6 हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर इसे सारा कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर एवरेज यानी कि औसत आपसे पूछा जा रहा है। तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटा टोटल जितना नंबर है। सभी संख्याओं का योग बटा टोटल जितना नंबर है उसे क्या करेंगे विभाजित कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा एवरेज यानी कि औसत निकल जाएगा। तो टोटल नंबर तो यहाँ पर 10 ही है तो क्या करेंगे 10 से विभाजित करेंगे तो पूरी संख्याओं का औसत भी निकल जाएगा। तो क्या करेंगे अब हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका एवरेज यानी कि औसत निकल जाएगा। तो 10 से 10 कट गया। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 प्लस आपका हो जाएगा 9 छक कितना हो जाएगा 10 में से 1 गया तो 9 9 छक 54 हो जाएगा। अब बटा नीचे कितना है 2 है क्योंकि 1/2 बचता है जो कि अंदर में गुना हो के 1/2 हो जाएगा यानी कि 2 नीचे में भाग आ जाएगा। जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 54 और 48 जोड़ेंगे तो आपका 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 102 बटा नीचे में कितना 2 है। जब 2 से काटेंगे 102 को तो कितना बार में चला जाएगा 51 बार में चला जाएगा। कितने बार में चला जाएगा 51 बार में चला जाएगा यानी कि 20 से 80 तक 6 के सभी गुणजों का औसत कितना आता है 51 आता है यानी कि 51 आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी उनका डिफरेंस किसी भी लगातार संख्याओं का जब डिफरेंस सेम रहे तो क्या करेंगे ये फॉर्मूला उनका योग निकालने के लिए बैठाते हैं। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया गया कि कोई व्यक्ति किसी घड़ी को 60% की छूट पर 1560 रुपये में बेच देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि घड़ी का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग 60% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा यानी कि 5 यूनिट की कोई वस्तु है जिसमें 3 यूनिट का क्या दिया जा रहा है छूट दिया जा रहा है यानी कि उस वस्तु का किसी वस्तु का मार्क्ड प्राइस कितने यूनिट है 5 यूनिट है और उसमें जो है छूट देकर कितना में बेच दिया गया है 5 यूनिट की कोई वस्तु है किसी का मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य उसमें 3 यूनिट का छूट दे दिया गया यानी कि उसे बेच कितना में दे दिया गया होगा बेचा गया होगा 2 यूनिट में क्योंकि 5 यूनिट का सामान था 3 यूनिट का छूट दिया गया यानी कि उसे 2 यूनिट में बेच दिया गया होगा। तो यहाँ पर रुपये में कितना रुपया दिया गया है उसका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य 1560 रुपया दिया गया है यानी कि 2 यूनिट बराबर कितने रुपये है 1560 रुपये है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 से काटेंगे 1560 को तो कितना बार में 780 यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 780 रुपया आ गया। तो हमें चाहिए क्या अंकित मूल्य चाहिए यानी कि हमें 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 780 रुपया है तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 25 40 4 7 25 35 और 4 39 हो जाएगा यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस आपका कितना आ जाएगा 39 रुपया आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्या है ग्राफ है। ग्राफ में क्या दिया गया है यहाँ पर पानी की मात्रा दी गई जैसे M1 में यहाँ पर कितना है 12 लीटर मान लेंगे M2 में उसी तरीके से 14 लीटर उसी तरीके से M10 तक जो है लीटर में पानी की मात्रा दी गई है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि मिश्रण M3 में पानी की मात्रा M6 में पानी की मात्रा का कितना प्रतिशत है। M3 में जो है कितनी पानी की मात्रा है 15। यहाँ पर M3 में कितने लीटर पानी है तो 15 लीटर पानी है। M3 में कितने लीटर पानी है
तो 15 लीटर पानी है। और M6 में पानी कितना है, तो 24 लीटर पानी है। कितना पानी है, 24 लीटर पानी है। तो बोला गया है 15 लीटर पानी जो है 24 लीटर का कितना प्रतिशत होगा। तो पूछा क्या जा रहा है कि 15 लीटर 24 का कितना प्रतिशत होगा। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि x प्रतिशत होगा, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 अठी 24 हो जाएगा। 8 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पचे 125 बटा में 2 आ जाएगा। पॉइंट में इसे चेंज करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 62.5% हो जाएगा। यानी कि 15 लीटर जो है 24 लीटर का 62.5% होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपका पिछले वाले ही ग्राफ है, यहाँ पर सभी लीटर का मात्रा दिया गया है M1 से लेकर M10 तक। देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति मिश्रण पानी की जो है औसत मात्रा कितनी है। तो आपको क्या करना है, सभी को जोड़ेंगे, उनका 10 से डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रति मिश्रण में पानी का औसत मात्रा निकल जाएगा। तो M1 में कितना है, 12 है। M2 में आपका 14 है। M3 में आपका 15 है। M4 में आपका 17 है। M5 में 21 है। M6 में आपका 24 है। M7 में 28 है। M8 में आपका 31 है। M9 में आपका 34 है। और M10 में आपका कितना है, 40 है। सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 4 2 6 5 11 7 18 19 4 23 8 31 1 32 4 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है। हाथ में 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 4 4 कितना हो, 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 6 16 16 4 20। अब 20 जो आपका बाकी बचा हुआ था 3, यानी कि 236 लीटर जो है कुल मिलाकर उस पानी का मिश्रण है। तो हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो कुल मिलाकर जो है मिश्रण का जो है यहाँ पर अलग अलग जो है कितने में थे, तो यहाँ पर M1 से लेकर M10 तक में थे। यानी कि टोटल जो है कितने डब्बे में जो है मिश्रण की मात्रा थी, तो 10 डब्बे में। तो टोटल कितने लीटर पानी था, 23.6 था। तो जब 236 लीटर थे, तो 236 को 10 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 23.6 लीटर आ जाएगा। यानी कि पूरे मिश्रण का औसत पानी मात्रा जो है कितना है, 23.6 लीटर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया है कि x² प्लस y² कितना है, 100 है। फिर बोला गया कि x अनुपात y कितना है, 4:3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि x² माइनस y² जो है कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले x और y का अनुपात कितना दिया गया, 4:3 दिया गया। तो दोनों में क्या कर देंगे, a से गुना कर देंगे, ताकि आखिर कंफ्यूजन ना हो इसे हल करने में। तो दोनों का यहाँ पर क्या दिया गया, स्क्वायर का योग कितना दिया गया, 100 दिया गया। तो x का स्क्वायर, x का मान कितना है, 4a है। तो 4a का स्क्वायर करेंगे, x² का मान यहाँ पर 4a बैठाएंगे, तो 4a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चक 16a² हो जाएगा। और y का वैल्यू कितना यहाँ पर है, 3a है। तो यहाँ पर y² y का वैल्यू की जगह 3a बैठाएंगे और 3a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9a² हो जाएगा। और दोनों का योग कितना दिया गया, 100 दिया गया है। तो क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे, 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है। 25a² बराबर कितना है, 100 है। 25 से काटेंगे 100 को तो कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में। यानी कि a² को जब इधर अंडर रूट भेजेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x और y का एक निश्चित वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या था, 4a था। तो a का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो 4 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर क्या है, y का वैल्यू 3a है। तो a का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो 3 दूनी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि x और y का क्या हमें प्राप्त हो गया, एक निश्चित वैल्यू प्राप्त हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस y² पूछा जा रहा है। तो x² यानी कि 8 का स्क्वायर कितना करेंगे, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 होता है। माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे।
और 6 यानी कि y का स्क्वायर बोला जा रहा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो 64 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 28 बचेगा। 64 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 28 बचेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 28 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दिया गया है कि सम्राट किसी कार्य को अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है। फिर बोला गया है तथा विराट जो है उसी कार्य को अकेले 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सम्राट से कार्य शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों में कार्य करते, यानी कि अल्टरनेटिव डेज में कार्य करते। जैसे कि सम्राट ने कार्य शुरू किया तो पहला दिन सम्राट करेगा, दूसरा दिन कौन कार्य करेगा विराट करेगा, फिर उसके बाद सम्राट करेगा, फिर उसके बाद विराट करेगा। यानी कि एक दिन सम्राट करता है फिर विराट करता है। इस तरीके से पूछा जा रहा है कार्य को करने में पूरा कार्य जो है कितने दिनों में संपन्न हो जाएगा। तो मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सम्राट और विराट की कार्य क्षमता सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यानी कि इफिशियंसी निकालेंगे। तो सम्राट एक कार्य को यानी कि किसी कार्य को कितने दिनों में करता है तो 10 दिनों में करता है, और उसी कार्य को विराट कितने दिनों में करता है तो 40 दिनों में करता है। तो क्या करेंगे 10 और 40 का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 40 का एलसीएम कितना होता है 40 होता है, और जब 40 को 10 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि सम्राट उस कार्य को कितने की कार्य क्षमता से करता है 4 की कार्य क्षमता से करता है, और जब 40 को 40 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि विराट उस कार्य को 1 की कार्य क्षमता से करता है। तो हमें कुल करना कितना काम है 40 काम करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से काम को शुरू किया जाता है और कितने दिनों में किया जाता है। तो सबसे पहले जो है क्या करता है सम्राट कार्य को शुरू करता है, यानी कि पहले दिन जो है कितने कार्य होता है 4 काम होता है। तो दूसरे दिन कौन काम करेगा, दूसरे दिन सम्राट नहीं विराट काम करेगा। तो दूसरे दिन विराट कितने की कार्य क्षमता से काम करेगा 1 की कार्य क्षमता से काम करेगा, और पूरा कितना दिन लेगा 1 दिन लेगा। यानी कि कुल मिलाकर 2 दिन में कितना काम होगा 5 काम होगा। 2 दिन में कितना काम होगा 5 काम होगा, और हमें करना कितना काम है टोटल काम 40 काम को करना है। कितना काम करना है 40 काम को करना है। तो 2 दिन में कितना काम होता है 5 काम होता है। तो 40 काम इसे बनाने के लिए क्या करेंगे 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर आपका कितना हो गया 40 काम, जो कि हमें क्या करना था 40 काम को करना था, और इधर आपका क्या था डेज यानी कि टाइम था। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। यानी कि 40 काम को करने में कितना दिन लगेगा 16 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेंगे 16 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया है कि 1500 रुपये की किसी राशि को x महीने के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। फिर बोला गया कि यदि ब्याज की दर x/8% प्रति वर्ष है तो राशि बढ़कर 1590 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यस ऐसे क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई क्या होता है 100 होता है। तो यस ऐसे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, P से आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से टाइम यानी कि समय, अब बटा क्या करते हैं 100 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर 1590 रुपया जो दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया गया है, और ये जो 1500 आपका दिया गया है ये आपका क्या है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या प्राप्त करना होगा, ESI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज प्राप्त करना होगा कि कितना उसे जो है साधारण ब्याज मिला है। तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है यानी कि तरीका क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन करते। तो मिश्र धन कितना था, 1590 था और मूलधन कितना था, 1500 रुपये था। तो इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना हो गया, तो 90 रुपया हो गया। तो अब हमें साधारण ब्याज भी पता है, महीना भी पता है, दर भी पता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन भी पता है। तो क्या करेंगे, सभी वैल्यू को पुट करेंगे और यक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट आपका यानी कि साधारण ब्याज कितना है, 90 रुपया। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, 1500 रुपये है। कितने रुपये, 1500 रुपया। और रेट यानी कि दर आपका कितना, यक्स बटा 8% है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यक्स बटा 8। और आपका समय कितना दिया गया, यक्स महीना दिया गया है। तो जब आपका समय महीना में होता है तो हमें उसे किस में चेंज करना होता है, साल में चेंज करना होता है। तो यहाँ पर यक्स महीना है तो साल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 आपका क्या चला आएगा, नीचे चला आएगा। तो नीचे हम लोगों ने 12 कर दिया, यक्स बटा 8% था तो 8 हम लोगों ने नीचे कर दिया। और इंटू में हमें क्या करना है, ये जो 100 है उसे भी गुना करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो 2 शून्य यहाँ पर से चला गया, फिर काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 पचे 15 कट जाएगा। 5 से काटेंगे 90 को तो कितना बार में चला जाएगा, 18 बार में चला जाएगा। तो यक्स स्क्वायर बराबर इधर यक्स इंटू यक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका यक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इधर सारा गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा आपका इधर, और 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर को जब उधर अंडर रूट भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रूट 36 इंटू 16 हो जाएगा। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। यानी कि कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, यक्स का मान पूछा जा रहा है। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। यक्स का मान कितना होगा, 24 होगा। तो इस क्वेश्चन का 24 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए आपको हमेशा बॉड-मास थ्योरम पता होना चाहिए कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन को बनाया जाता है। तो BODEMAS होता है। बी से आपका हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट होते हैं। ओ से ऑफ दिया हुआ रहता है इंग्लिश में और हिंदी में का दिया हुआ रहता है। डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से ऐड यानी कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा होता है। और जो आपका पहले दिया गया है, जैसे कि बॉड मास में बी पहले दिया गया है यानी कि ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफिकेशन में हल किया जाता है, उसके बाद ऑफ यानी कि का को हल किया जाता है, फिर उसके बाद डिवाइड यानी कि जो पहले दिया गया है बॉड मास थ्योरम के हिसाब से उसे पहले हल करेंगे और जो बाद में उसे बाद में हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हम लोग। तो यहाँ पर क्या दिया गया, 0.7 का स्क्वायर दिया गया है। क्या दिया गया, 0.7 का होल स्क्वायर दिया गया है। तो 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, 0.49 आ जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 है। 0.7 दो बार गुना करेंगे तो 2 अंक के पहले यहाँ पर पॉइंट आएगा, यानी कि 0.7 का स्क्वायर कितना होगा, 0.49 होगा। आगे क्या है आपका, भाग का साइन है। तो भाग को क्या लिख सकते हैं, बटा में यहाँ पर करके लिख सकते हैं, 0.14 लिख सकते हैं। फिर आगे आपका क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा। भाग का साइन है तो क्या करेंगे, नीचे करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। फिर क्या है, आगे भाग का साइन है तो भाग का क्या चला जाएगा, यहाँ पर नीचे में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। तो ऊपर का सारा हम लोगों ने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे का देखेंगे। तो नीचे का क्या है आपका 4 है, इनटू में क्या है 2.5 ऑफ 4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो 2.5 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, 2.5 गुना 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे। यहाँ आपका कितना 13 है,
इंटू 0.25 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, इंटू आपका कितना है 3 है आपका, फिर बंद है ब्रैकेट। तो क्या करेंगे, सारा अब हल करेंगे इस सिंप्लीफिकेशन को, तो आपका क्या निकल जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का आंसर आ जाएगा। दोनों क्या है, दो पॉइंट, दो अंक के बाद पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो 7 7 49, 7 दूनी 14 हो जाएगा। दोनों यहाँ भी दोनों दो संख्या के पहले पॉइंट है, तो दोनों यहाँ पर हट जाएगा। 18 से काटेंगे 36 को, दो बार में चला जाएगा। यहाँ पर से भी पॉइंट से हटा देंगे तो दो संख्या के पहले यहाँ पे पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट हट जाएगा। 5 से 25 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। तो ऊपर आपका क्या बचा, 7/2, 7/2 प्लस इधर आपका क्या हो गया, 5 और 2 7 हो गया। अब नीचे चेक करते हैं कि क्या क्या बचा आपका। 25 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। तो क्या बचा आपका 4 इंटू 10 माइनस 13 तिया 39 बटा क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर एलसीएम 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 कितना होता है 21 होता है। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। नीचे आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू, तो 10 चौक 40, 40 माइनस 39 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 चला गया, यानी कि इस पूरे सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना आ जाएगा 21/2 आएगा। आपका कितना आएगा आंसर 21/2 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया है कि एक पुरुष किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। फिर बोला गया कि एक महिला उसी काम को 10 दिन में कर सकती है। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों ने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर पुरुष ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को समाप्त करने के लिए महिला को जो है कितना दिन लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी आपको इसी वीडियो में बताया गया कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, यानी कि TW क्या हो गया टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, ई से आपका इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, मैन जो है किसी काम को कितने दिनों में करते हैं 15 दिनों में करते हैं, और उसी काम को महिला यानी कि वोमेन कितने दिनों में करते हैं 10 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैन और वोमेन यानी कि आदमी और औरत की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो 15 और 10 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जब 30 को 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जब 30 को 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि एक आदमी 2 की कार्य क्षमता से काम करता है और एक औरत जो है 3 की कार्य क्षमता से किसी काम को करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला क्या गया कि दोनों ने 5 दिनों तक एक साथ मिलकर जो है काम किया। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि जब महिला और पुरुष मिलकर काम करती है तो एक दिनों में कितना काम करती है। तो एक दिन में कितना काम करेगी, पुरुष 2 की कार्य क्षमता से 2 काम करेगा और महिला जो है 3 काम करेगी, यानी कि कुल मिलाकर कितना काम होगा एक दिन में 3 और 2 5 काम होगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं 5 दिन काम करते हैं। तो कुल मिलाकर कितना काम हो जाएगा, तो 5 × 5 यानी कि 5 × 5 25 काम टोटल कर लिया जाएगा। लेकिन करना कितना काम है, करना काम 30 है। करना कितना काम है, करना काम 30 है, लेकिन हुआ कितना काम है 25 काम मात्र हुआ। तो बचा हुआ काम कितना है, तो 30 माइनस क्या करेंगे 25 करेंगे। क्या करेंगे 30 माइनस 25 करेंगे, तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब करेगी कौन, पुरुष जो है काम छोड़कर चला गया। पुरुष क्या किया, काम छोड़ दिया 5 दिनों के बाद। तो अब करेगी कौन, महिला उस काम को करेगी। तो करना कितना काम है 5 काम करना है। करेगी कितने की कार्य क्षमता से 3 की कार्य क्षमता से। जो जब 5 को 3 से विभाजित किया जाएगा तो क्या निकल जाएगा, शेष कार्य का समय निकल जाएगा। तो इसे क्या दिया गया, पूर्णांक में आंसर दिया गया, तो इसे पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2/3 हो जाएगा। यानी कि शेष कार्य जो बचा हुआ काम है उस काम को महिला 1/2/3 दिनों में कर लेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया है कि 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात कितना है 5:7 है।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उनका योग हो सकता है। आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा जो है इन दो संख्याओं का क्या दिया गया, अनुपात दिया गया, और कौन सा उनका योग जो है यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से एक हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जो दोनों आपका रेशियो दिया गया है उनका योग हमेशा जो है, इन दोनों रेशियो का योग जो है उस नंबर से हमेशा पूरी तरीके से को विभाजित करेगा। जो भी दोनों संख्याओं का कुल जो योग होगा इनके दोनों अनुपात के योग से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। तो दोनों का योग कितना है, तो 7 5 12 है। तो जो भी ऑप्शन आपका 12 से विभाज्य होगा तो वो जो है उन दो पूर्ण संख्याओं का योग हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 से 68 आपका विभाजित नहीं होगा, 46 भी विभाजित नहीं होगा, 54 भी विभाजित नहीं होगा। तो एकमात्र ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60 ऐसी संख्या है जो 12 से विभाजित होगी, यानी कि उन दोनों संख्याओं का पूर्ण योग जो है 60 हो सकता है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दिया गया है कि किसी बल्ले के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 180 रुपये है। कितना अंतर है, 180 रुपये, यानी कि लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का अंतर कितना है, 180 रुपये है। फिर बोला गया कि यदि लाभ 20% है, लाभ यानी कि प्रॉफिट अगर उसका 20% है तो बल्ले का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंट जो दिया गया है उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो जो भी आपका लाभ या फिर हानि होता हमेशा किस पर कैलकुलेट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट हमेशा किस पर निकाला जाता है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। यहाँ पर जब आपका लाभ 20% दिया गया है तो उसे फ्रैक्शन में हम लोगों ने चेंज किया। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 5 यूनिट का कोई सामान जो है 1 यूनिट के लाभ में बेच दिया गया, यानी कि किसी वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य 5 यूनिट था तो उसे बेच कितना में दिया गया, 1 यूनिट के लाभ पर, यानी कि 6 यूनिट में बेच दिया गया। तो यहाँ पर बोला क्या गया कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी का अंतर कितना है, 180 रुपया। तो दोनों के यूनिट में अंतर कितना है, तो 1 यूनिट का अंतर है जो कि कितना रुपया दिया गया, 180 रुपया दिया गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 180 रुपया है। तो हमें से पूछा क्या जा रहा है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 180 रुपये है तो हमें चाहिए क्या, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य चाहिए, यानी कि 6 यूनिट का हमें वैल्यू चाहिए। तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 180 रुपया तो 6 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 × 6 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 78 से हो जाएगा, यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1080 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया है कि कोई बस 200 किलोमीटर 4 घंटा में तय करती है। फिर बोला गया कि अगला 600 किलोमीटर 6 घंटा में तय करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पूरी यात्रा के लिए बस की औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि चाल यानी कि स्पीड, दूरी यानी कि डिस्टेंस, समय यानी कि टाइम होता है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई क्या होता है, टाइम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी को ऊपर लिख देंगे। तो पहली दूरी कितनी थी, 200 किलोमीटर, और दूसरी दूरी कितनी थी, 600 किलोमीटर था। तो कुल कितनी दूरी होगी, 600 + 200 यानी कि 800 किलोमीटर हो गई। और कुल कितनी समय हो गई, तो 4 घंटा पहले और 6 घंटा बाद में, यानी कि कुल समय कितना हो गया, तो 10 घंटा हो गया। तो ऊपर कुल दूरी हो गई, नीचे क्या हो गया, कुल समय हो गया। जब कुल दूरी को कुल समय से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका
चाल यानी कि एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो एक शून्य चला गया, यानी कि आपका एवरेज स्पीड औसत चाल जो है यानी कि औसत गति कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कितनी आ गई आपकी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉडमास थ्योरम मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए बॉडमास थ्योरम किसे कहते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो 1 माइनस 1/4 करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 4 में से 1 गया तो कितना हो गया, 3/4 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो 4 इधर करेंगे तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे। ऑफ मतलब क्या होता है, गुना यानी कि इंटू होता है। तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 तो कितना हो जाएगा, टोटल आपका 1/4 हो जाएगा। आगे क्या है, भाग का साइन है। तो भाग को जब गुना में चेंज किया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि भाग को जब गुना में चेंज किया जाता है तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। यानी कि 2/5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे। तो ऊपर को हम लोगों ने सारा सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या है, सबसे पहला अंक 2/5 है, उसके आगे क्या है, भाग का साइन है। तो भाग को क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। तो भाग को जब गुना में चेंज करते हैं तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। तो 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। फिर आगे क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। 3/2 है। फिर आगे क्या है, एलसीएम है। आगे एलसीएम के पहले क्या है, यहाँ पर इंटू यानी कि गुना का साइन है। तो यहाँ पर इसे हल करेंगे, इस ब्रैकेट का सारा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बटा नीचे कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो सारा आप क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो आपका यहाँ पर कहाँ पे कट रहा है, तो 2 से 2 यहाँ पर आपका चला जाएगा और कहीं भी नहीं कट रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस इधर आपका कितना हो जाएगा, 5/4 दूनी 8 हो जाएगा। और नीचे में यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 दूनी 8/5 और इधर भी आपका क्या बनता है, 5 ही बनता है। यानी कि दोनों जगह 5 एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इधर भी सारा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कि 3 दूनी 6 और 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि उसका पूरा ऊपर का हल करने पर कितना आया, 11/8 और नीचे कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 11 से 11 आपका क्या हो गया, कट गया। 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर, 5/8 आ जाएगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन का 5/8 बिल्कुल सही आंसर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया गया है कि दो वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि सीपी क्या है, समान है। फिर बोला गया कि उनमें से एक वस्तु जो है 15% के लाभ पर बेची जाती है और दूसरी वस्तु जो है 12% के लाभ पर बेची जाती है। तो आपसे बोला गया कि यदि उनके विक्रय मूल्य का यानी कि उनके एसपी का अंतर कितना, 18 रुपये है। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा। दोनों वस्तु का बोला गया कि लागत मूल्य समान है, तो पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु का क्या लागत मूल्य क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, सीपी लिख देते हैं, यहाँ पर आपका एसपी लिख देते हैं। ये आपका यहाँ पर पहला वस्तु हो गया, यहाँ पर आपका दूसरा वस्तु हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया कि उनमें से एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा गया। तो 15% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। यानी कि 20 यूनिट का कोई सामान 3 यूनिट के लाभ में बेच दिया गया। यानी कि किसी वस्तु का मूल्य जो है कितना था, पहले 20 यूनिट था, उसे जो है कितना 3 यूनिट के लाभ में यानी कि 23 यूनिट में बेच दिया गया। तो पहला वस्तु का हमें क्या प्राप्त हो गया, सीपी और एसपी रेशियो में प्राप्त हो गया। फिर बोला गया कि दूसरी वस्तु को जो है 12% के लाभ पर बेचा गया। तो 12% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा,
3/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/25 हो जाएगा। यानी कि 25 यूनिट का कोई सामान जो है कितना में बेच दिया गया? 3 यूनिट के लाभ में बेच दिया गया। यानी कि 25 यूनिट का सामान 3 यूनिट के लाभ में यानी कि 28 यूनिट में बेच दिया गया। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि दोनों वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी सेम है, लेकिन यहाँ पर पहली वस्तु का यहाँ पर यूनिट में सीपी यानी कि क्रय मूल्य 20 यूनिट होता है, यहाँ पर 25 यूनिट हो रहा है। तो दोनों जगह सीपी यानी कि क्रय मूल्य हमें क्या करना होगा? समान करना होगा। तो समान करने के लिए क्या करेंगे? दोनों जगह पहले वस्तु में अगर सीपी में भी अगर 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 25 मल्टीप्लाई करेगा, इसके विक्रय मूल्य में भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई कर देंगे और सीपी दूसरे वस्तु में बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से 20 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह। तो आपका क्या हो जाएगा? 25 दूनी 50, 500। यहाँ भी सीपी हो जाएगा 25 दूनी 50, 1 यानी कि यहाँ भी आपका 500 सीपी यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कि आपके विक्रय मूल्य में रुपये में अंतर कितना? 18 रुपये अंतर। तो यहाँ पर जो है टोटल यूनिट में गुना करने पर यहाँ पर जो है ईएसपी यानी कि विक्रय मूल्य पहले वस्तु का कितना हो रहा है? तो 23 × 25 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी कि टोटल जो है 575 यूनिट का क्या हो रहा है? पहले वस्तु का ईएसपी यानी कि विक्रय मूल्य हो रहा है। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य कितने यूनिट हो रहा है। तो 28 दूनी कितना होता है आपका? 560 होता है। तो यहाँ पर पहले वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 575 यूनिट और दूसरे वस्तु का मूल्य कितना है? 560 यूनिट। तो दोनों के एचपी के यूनिट में अंतर कितना है? तो 575 माइनस 560 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 15 यूनिट हो जाएगा। तो 15 यूनिट बराबर कितने रुपया यहाँ पर दिया गया? दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर 18 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर कट रहा है तो काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितने रुपये है? 6 रुपये है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना होगा। तो सीपी यानी कि हमें कितना चाहिए? 25 दूनी 50 यानी कि 500 यूनिट का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? 500 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 5 यूनिट का वैल्यू 600 रुपया। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो हमें क्या निकल जाएगा? 500 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 500 यूनिट बराबर 600 रुपया हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 600 रुपया होगा। कितना होगा? 600 रुपया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया है कि 12 संख्याओं का औसत कितना यानी कि एवरेज कितना है? 48 है। फिर बोला गया कि यदि प्रत्येक संख्या को 11 बढ़ा दिया जाए तो आपका नया औसत यानी कि न्यू एवरेज आपका क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक संख्याओं का औसत कितना है? 48 है और सभी संख्याओं में 11 बढ़ाया जा रहा है। 12 जितनी भी संख्या है सभी संख्या में 11 बढ़ाया जा रहा है। तो 11 यानी कि सभी संख्या में बढ़ रहा है, तो जो बढ़ा उसका भी औसत कितना होगा? 11 ही होगा। सभी संख्या में अगर 11 बढ़ाए जा रहे तो बढ़े हुए का औसत कितना होगा? 11 ही होगा। तो आपका दोनों जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? नया औसत निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 48 11 59 हो जाएगा। तो आपका नया एवरेज कितना हो जाएगा? 59। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ये आपका क्या है? पहले वाले ग्राफ है। इसमें क्या दिया गया है? सभी जो है यहाँ पर M1 से लेके M10 तक सभी में जो है पानी का मिश्रण की मात्रा दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि मिश्रण M7 में पानी की मात्रा प्रति मिश्रण पानी की औसत मात्रा से कितना अधिक है। तो ये पहले वाले यहाँ पर जो है किसी नंबर में आपका क्वेश्चन में ये आपका ग्राफ में पहले आ चुका है कि प्रति मिश्रण का जो है औसत कितना है। तो जो आपका औसत आया था वो कितना आया था? 23.6 आया था। औसत मैं यहाँ पर फिर से नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि एक पहले वाले प्रश्न में मैं पहले निकाल चुका हूँ कि औसत कितना था। तो इसका औसत कितना आया था हम लोगों का? 23.6 आया था। यानी कि इस पूरे मिश्रण का औसत कितना था? 23.6। और M7 में पानी की मात्रा कितनी है? तो 28 है। कितनी मात्रा है? 28 यहाँ पर लीटर जो है क्या है? M7 में पानी की मात्रा है। तो यहाँ पर पूछा गया है दोनों में क्या पूछा जा रहा है कि M7 के पानी की मात्रा से औसत की मात्रा से कितना अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे?
28 माइनस, क्योंकि M7 में जो है पानी की मात्रा कितनी है 28 है, तो क्या करेंगे 28 माइनस 23 पॉइंट क्या करेंगे 6 कर देंगे, तो दोनों का अंतर आपका कितना आ जाएगा 4.4 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 4.4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।